हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। खास क्यों है? क्योंकि ये 300वीं वीडियो है, 300 वीडियो है मेरी। एक साल पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था इस मोटो से कि मैं बच्चों की कुछ हेल्प करूंगा। मैं बच्चों की हेल्प करते करते मैं खुद ही बहुत कुछ सीख गया। सीख क्या गया पता है? जब मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी मुझे कुछ आता ही नहीं था, वीडियो एडिट करनी नहीं आती थी। कम से कम वीडियो तो एडिट कर लेता हूँ अब। तो खैर उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, सीखना खैर लाइफ का पार्ट है। तो ये 300वीं वीडियो में क्या है? 300वीं वीडियो में चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल अपलोड करने वाला हूं। ये चौथी वीडियो है चैप्टर 2 की, लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 की। तो आपने तो सोचा होगा कि 3 ही वीडियो गई थी, 4 क्यों हो गई? 3 मुझे लगा कम हो जाएगा, कम पढ़ा पाऊंगा, तो इसलिए ये चौथी वीडियो लेके आया हूं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या क्या है? जितने भी टाइप के पॉसिबल डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए वो मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो, आखिरी तक देखो, सीखो। मेन काम क्या है? फिजिक्स आनी चाहिए, एनी हाउ आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, टेंशन कभी मत लेना। खाने में और डाउट पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं बाद में पछतावा ही होता है। ठीक है, तो आप फटाफट डाउट पूछ सकते हो। कहाँ पूछोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का जितना भी सोशल मीडिया है ना, सबका लिंक मिल जाएगा। फटाफट वहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, सीधा मुझ तक आएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज क्वेश्चन करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस, नीट, जे एडवांस में पूछा भी गया है कई बार। सिंपल यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। यूनिट कन्वर्जन मतलब जैसे हम बोलते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम होता है, सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है, एफपीएस यूनिट सिस्टम होता है, वैसे डिफरेंट यूनिट सिस्टम हो सकते हैं। एक मान लो हमने एक हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम बनाया है ये, जहां पे मास 100 किलोग्राम, लेंथ 1 किलोमीटर, टाइम 100 सेकेंड होगा। इस यूनिट सिस्टम में अगर मान लो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है? बोला गया 1 जूल एनर्जी को, मतलब 1 जूल एनर्जी को, 1 जूल बोले तो क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एनर्जी को कैसे हम लिखेंगे इस यूनिट सिस्टम में? किस यूनिट सिस्टम में? जिसकी हम बात कर रहे थे। तो देखो, आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, बताया था मैंने थ्योरी वाली क्लास में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हो जाएगा। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में, मतलब जिसमें हम एमकेएस यूनिट सिस्टम की बात करते हैं जिसमें किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता था, तो वहाँ नंबर 1 था और ये ऐसे लिखा जा रहा था। इस यूनिट सिस्टम में जो हमारी हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम है, ये वाली यूनिट सिस्टम, इसमें पता नहीं क्या होगा नंबर, क्योंकि इसे तो निकालना है हमें, तो इसको हम लिख देते हैं N2। किलोग्राम कितना है? 100 किलोग्राम। लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। सो 1000 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टाइम 100 सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 100 सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे अब यहां से हम N2 सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? ये 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻2 हो जाएगी, 10 कितना हो गया? 8, और ये 10⁻4। तो यहाँ N2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻4। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम बाकी नहीं जहां पूछा ना गया हो, हर एग्जाम में पूछा गया है। कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं जहां ये पूछा ना गया हो। ठीक है, जो लोग मान लो नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है इसका थ्योरी कंसेप्ट, वो जाके आप थ्योरी सेक्शन में इसका वीडियो देख सकते हैं कि Q इक्वल टू NU क्यों लिखा हमने। ये क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर बेस्ड है। ये अगर हमें बड़ी डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसमें बोला गया है अर्थ के 2 एंड से हम मून को देखते हैं, तो जो एंगल सबटेंड होता है वो इतना होता है, 3.2 × 10⁻2 रेडियंस, इतना एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, आपको बताना है कितनी डिस्टेंस होगी अर्थ से मून तक की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो क्या है, अगर मान लो अर्थ है, ये यहां पे कोई मून है, ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से मून को देखा जाता है, ऐसे और ऐसे। तो ये एंगल बनता है थीटा, जिसकी बात कर रहे थे। तो आपसे पूछा है यहां से अर्थ से ये मून तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल r कितनी है? अर्थ का रेडियस मान सकते हैं r, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2r, ऐसा कुछ। तो जब ऐसे क्वेश्चन की बात हो तो इसमें सीधा एंगल वाला कंसेप्ट लगाते हैं, प्लेन एंगल वाला। प्लेन एंगल क्या बोलता है? आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये होता है प्लेन एंगल। तो ये इतनी आर्क लेंथ हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन में जो भी आएगा, और ये इतना रेडियस हो जाएगा। सो आर्क कितना है हमारा? 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर।
रेडियस कितना है, स्मॉल आर इज इक्वल टू एंगल, एंगल रेडियंस में रखेंगे, सो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कैपिटल आर डिवाइड बाई एंगल, ये सीधा लेंथ मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 6 किलोमीटर होता है 100 इंटू 10⁻3, ये इतना मीटर्स हो जाएगा। रेडियंस की वैल्यू 3.2 10⁻², ठीक है, ये इतना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 4 इंटू 10⁸ मीटर। इतनी डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से मून तक की। सिंपल, ये आप देखा जाए तो पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन है, और सिंपल क्या है, आर्क बाई रेडियस करना। पैरेलैक्स मेथड कुछ भी नहीं है, आर्क बाई रेडियस करो आंसर निकालो, आर्क बाई रेडियस करो आंसर निकालो। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल रखोगे वो एंगल रेडियन में होना चाहिए। बच्चे डिग्री में रख देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और तुम्हें पता है डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर थीटा डिग्री हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है π/180 इंटू थीटा, तो ये बन जाता है रेडियन में, है ना। तो थीटा डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके ही वैल्यू भरोगे, आंसर आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट के लिए अच्छा है, समझे। ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का है। यहां पे बोला गया है फ्रीक्वेंसी को रिलेट करो जी, रो और आर के साथ। जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रो फॉर डेंसिटी, आर फॉर रेडियस। तो इसमें बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखी है, उसको आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे। तो सीधा सीधा करना क्या, मुझे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करनी है और इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। लैंग्वेज में कभी आप इस तरह के क्वेश्चन में मत जाया करो, आप देखो किस क्वांटिटी का किससे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्कूल में तो पूछा ही जाता है, नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है मुझे, किसके साथ, जी के साथ। तो मान लेते हैं जी की पावर ए के साथ हो जाएगा ये, रो के साथ पावर बी हो जाएगा, आर के साथ पावर सी हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना सिखाया था, ठीक है। कब, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। जो लोग नए आए हैं थ्योरी देख सकते हो कहाँ पे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हमने बोला था के डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाएंगे तो जी की पावर ए, रो की पावर बी, आर की पावर सी लिखी जाएगी। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे, तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम का इनवर्स, तो डायमेंशन ये लिखी जाएगी, ठीक है। जी का डायमेंशन हमने डेराइव कराया था, जी का डायमेंशन क्या डेराइव कराया था, m-1 L3 T-2, ठीक है। जिनको मान लो डायमेंशन नहीं पता है, जब हम थ्योरी वाली वीडियो अपलोड किए थे उसी में हमने क्या किया था, हमने पीडीएफ नोट्स भी शेयर किए थे, वहां से जाके आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट था इसलिए इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो जैसे हमने डायमेंशन एनालिसिस लगाई तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखा, अब जी का लिखेंगे तो जी का डायमेंशन क्या आएगा, m की पावर -1, तो पावर a लगा था तो a हो जाएगा, l की पावर 3a हो जाएगा, t की वैल्यू -2 ऐसे हो जाएगा, a हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन m, पावर b, वॉल्यूम l की पावर 3, तो पर अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा b। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग r फॉर रेडियस। सो मास में 0, l में 0, l में 0 थोड़ी ना होगा, रेडियस तो लेंथ में मेजर होगी, c टाइम में 0 होगा, ऐसा होगा। सो इसको जो लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा m की पावर -a और प्लस b, ऐसा हो जाएगा। लेंथ में 3a माइनस 3b, ठीक है, 3a माइनस 3b, और यहाँ टाइम में यहाँ पे c भी रहेगा, और टाइम में खाली यहाँ पे -2a रहेगा। तो ये इतनी वैल्यू आएगी ऐसे, क्लियर है। अब इस साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन सही होता है तो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। रिस्पेक्टिव क्वांटिटी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या हो गया, -a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्यों, इसकी डायमेंशन 0 तो यहाँ इसकी डायमेंशन 0, इसकी डायमेंशन 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1, सो -2a इज इक्वल टू -1। ये इतनी बात होगी। हमने क्या किया, हमने डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशंस कंपेयर करी रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू b मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा a इज इक्वल टू b का। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ। तो जब तुम्हें पता है a इज इक्वल टू हाफ होगा तो यहाँ पे b इज इक्वल टू भी हाफ होगा। अब बात आती है c की, a और b सेम है, a और b सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 0, तो c मिल गया 0। तो आपको a मिल गया, b मिल गया, c भी मिल गया। तब क्या ये रिलेशन है,
इसी में वैल्यू भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब यहाँ वैल्यू भरने जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k टाइम्स ऑफ g की पावर हाफ, रो की पावर हाफ, c की पावर 0। सो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ रो g। ध्यान रखना ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है इस जगह पे। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, कभी नहीं लिखना है आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। इसको डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू दे रखी है, डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व कर रहे हो, उसकी वैल्यू दे रखी, समझ जाना गलत है। अगर डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर रहे हो तो ये वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। करना क्या है, डायमेंशन एनालिसिस करके लेफ्ट साइड राइट साइड की रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम करनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है जब थ्योरी पढ़ाते तब, अभी भी कराया है। अभी एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जिसमें बोला गया है मास को, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब मास को, मतलब मास फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसको फोर्स, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखो। फोर्स, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखो। तो मैं इसको एक अभी इस तरीके से कर रहा हूं, क्या कि मास को रिलेशन लिखना है किसके, फोर्स और लेंथ और टाइम के फॉर्म में। एक तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस से करूंगा कि मास का फोर्स से पावर ए में रिलेशन है, लेंथ में पावर बी में, टाइम में पावर सी में रिलेशन है। ठीक है, एक दूसरी तरीके से भी करूंगा, वो बहुत आसान है लेकिन वो हमेशा नहीं लगेगा। जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तभी लगेगा, तो उसको भी हम करेंगे। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है मास फोर्स साथ पावर ए में, लेंथ साथ पावर बी में, टाइम साथ पावर सी में लिखा हो। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मास m की पावर 1, लेंथ में 0, टाइम में 0। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं पता करेंगे। फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, m l t माइनस 2, पावर a लगी तो यहाँ पावर a लगा देंगे सबके साथ मल्टीप्लाई में। लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है b, बाकी सब 0, टाइम में c, बाकी सब 0। तो इसको क्या लिखा जाएगा, m पावर a, l की पावर a प्लस b, ठीक है, और t की पावर माइनस 2a प्लस c, ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको पता है इस साइड डायमेंशन सेम करनी है, तो इस साइड डायमेंशन सेम करोगे तो क्या करोगे, डायमेंशंस बराबर करोगे। डायमेंशंस क्या होती है, रेज टू द पावर्स होती हैं। तो क्या लिखा जाएगा, m की डायमेंशन क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा a, सो a इज इक्वल टू सीधा 1 आ गया। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या है 0, सो a इक्वल टू माइनस बी, सो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -1। अब बात आती है c की निकालने की, तो क्या है -2a प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, तो c आ गया 2। अब अगर हमसे बोले कोई मास लिखो, तो मास लिखेंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स पावर 1, b मतलब l की पावर -1, ठीक है, और c टाइम, टाइम की वैल्यू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सिंपल है। क्यों, इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं, mlt माइनस 2, यही तो डायमेंशन होता है फोर्स का। सो m को लिखोगे तो क्या आएगा, इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, l उधर जाएगा तो l माइनस 1 और t इधर, ऐसे, यही तो आ गया, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन हमने इसको इसलिए बताया इस तरीके से कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए इस तरह की कैलकुलेशन की। साथ में अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही करोगे, f इज इक्वल टू mlt माइनस 2, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको अगर इक्वलिटी में, मतलब ऐसे हमने डायमेंशनली इक्वल लिखा है, अगर आपको कुछ करना होगा तो यहाँ के लगा देना, वो जानते हो क्यों लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें पूछते हैं n की वैल्यू क्या है। क्या पूछते हैं, n की वैल्यू क्या है। x यहाँ पोजीशन है, a कोई कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछ रहे हैं। पता, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें n की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, देखो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करो, तो लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन है तो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे यूज करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई बड़ी आफत थोड़ी ना होती है। सीधा क्या मतलब है यहाँ पे, इंटीग्रेशन मतलब है ये और ये का प्रोडक्ट है, मतलब dx डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ही तो लिखा है। तो इसकी डायमेंशन से इसकी डायमेंशन हैंडल कर लो, बस इंटीग्रेशन लगा उसको लगा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, कभी डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में जेईई मेंस में आ जाता है तो बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ करना नहीं है। अब खुद सोचो, मैंने बोला यहाँ x इज पोजीशन, सो x का डायमेंशन जो होगा वही dx होगा। dx कुछ नहीं होता, dx चेंज इन लेंथ होता है,
मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप का, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, लेंथ के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? इसकी डायमेंशन लेंथ स्क्वायर हो जाएगी, तो ऑब्वियस है ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तभी तो ए स्क्वायर की डायमेंशन लेंथ स्क्वायर हो जाएगी, मतलब ए की डायमेंशन भी लेंथ के बराबर होगी। ए की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ के बराबर होगी। तो इस पूरे क्वांटिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ के बराबर आएगी। क्यों, फिर से बता देते हैं, एक्स की डायमेंशन तुमने खुद कहा है पोजीशन है तो लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन लेंथ स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन भी लेंथ स्क्वायर ही होगी, मतलब बोला जाए लेंथ स्क्वायर ही डायमेंशन होगी इसकी, तो लेंथ स्क्वायर का रूट ओवर मतलब लेंथ, इस पूरे क्वांटिटी की डायमेंशन लेंथ आएगी, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, तो ये कैंसिल हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो गया। तो ये पता है साइन के अंदर ये एंगल होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। तो अभी बताओ, इधर क्वांटिटी डायमेंशन लेस, ये पूरा डायमेंशन लेस, ए की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ के बराबर होती है, एल के बराबर होती है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ के बराबर होती है। तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, इसकी पावर n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं फिर से समझाता हूं, x की डायमेंशन पोजीशन है, फटाफट देखो, इसकी डायमेंशन पोजीशन मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन भी x की डायमेंशन लेंथ, तो एक्स स्क्वायर डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डायमेंशन भी एल स्क्वायर, मतलब पूरी डायमेंशन एल स्क्वायर, तो बाहर करोगे तो एल आएगा, एल से एल कैंसिल, मतलब इधर वाला टर्म डायमेंशनलेस, इतना टर्म इधर भी डायमेंशनलेस है, तो इस को भी डायमेंशनलेस रखना है, मतलब नहीं है इसका ना, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, आंसर हो गया। कभी भी टेंशन नहीं है, आराम से ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब कभी कभी ऐसे पूछते हैं, y इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, सो dy बाई dt का डायमेंशन क्या होगा, ऐसे पूछ लेते हैं, dy बाई dt का डायमेंशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, y क्या था मेरा, वेलोसिटी, तो dy भी क्या होगा मेरा, वेलोसिटी, t क्या था, टाइम, तो dt क्या होगा, टाइम। तो इसका मतलब ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन m0 l t-1 और नीचे t का डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, m0 l t-2। और सबको पता भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, l t-2। इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, अगर ऐसा लिखा जाए d2y बाई dt², इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है y को 2 बार आपने टाइम से डिवाइड किया, y को आपने 2 बार टाइम से डिवाइड किया, यही मतलब होता है। फिर से सुन लो, अगर d2y बाई dt² लिखा है, इसका मतलब होता है y को 2 बार आपने टाइम से डिवाइड किया, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, y मतलब वेलोसिटी था, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, lt-1। ठीक है, आपने इसको 2 बार टाइम से डिवाइड किया ना, t², तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, m0 l t-3। खुद भी देखो, एक पहले से t-1 था, एक बार डिवाइड किया t-2, एक बार और कर देंगे तो t-3, तो ये आ जाएगा। सो अगर आपसे कोई पूछे d2y बाई dt² का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ y वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगा। कभी ज़्यादा सोचना ही नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया तो क्या आफत आ जाएगी, कोई आफत नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा तो इन्होंने a बाई बी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं a और b का डायमेंशन भी बताओ, तभी खैर a बाई बी आएगा। तो a और b का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा आपको ये बात लगानी है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लाई किसी का भी करो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल आप सेम डायमेंशनल क्वांटिटी का ही करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सबको आपको पता ही है कि P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है, T फॉर टेम्परेचर, ये सब दिया ही है क्वेश्चन में, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपके। सो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होना चाहिए, A का, नहीं A बाई V² का। जो डायमेंशन वॉल्यूम का है वही डायमेंशन हमारा B का होना चाहिए, क्यों, तुमको पता है। ठीक है, सो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है m l-1 t-2, क्यों, फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा a बाई b² के, तो हम यहां से a का डायमेंशन पता कर सकते हैं। a का डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन। तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्या लिखा था, प्रेशर m l-1 t-2, v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब l⁶। तो यहाँ पे a का डायमेंशन क्या आएगा, a का डायमेंशन आएगा m l⁵ t-2, ये आ जाएगा हमारा ये वैल्यू, ये आ जाएगा A। अब अगर हम पूछे B क्या होगा, सो देखो B हो जाएगा वॉल्यूम, B हो जाएगा वॉल्यूम, तो B हो जाएगा वॉल्यूम, तो इसको क्या लिखेंगे, L की वैल्यू,
3, तो बी का डायमेंशन जाएगा L3। ए बी आ गया आपका। क्वेश्चन में ए बाई बी पूछा है, क्वेश्चन में ए बाई बी का डायमेंशन पूछा है। सो ए का डायमेंशन पता है, बी का पता है, तो क्या लिखोगे, ए का डायमेंशन ML5T-2 डिवाइड बाई L3, तो ये मैं लिख देता हूं ML5T-2 डिवाइड बाई L3। ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, ए बाई बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ML2T-2, ये आंसर आ जाएगा, ML2T-2 आ जाएगा। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, केवल सेम डायमेंशन क्वांटिटी ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्यों, कि इससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसमें बताना करेक्ट आंसर क्या है। मैं आपको केवल हिंट दूंगा, आप बाकी गेस करना क्या होगा करेक्ट, क्या होगा इनकरेक्ट। यहाँ ABCDEF कुछ हैं, क्वांटिटीज हैं, P प्रेशर है मान लो, तो आपको बताना करेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें पता है जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन AB का होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर होगा डायमेंशनली, तभी तो सही होगा। इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। AB का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, CD का नहीं, CD बाई EF का, E प्लस F का, ठीक है। इसको चाहे ऐसा बोलो कि E का डायमेंशन F के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेम डायमेंशन क्वांटिटी की ओर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पता है, AB का डायमेंशन बराबर होगा किसके, डायमेंशन एनालिसिस में अगर लिखा जाए तो क्या, CD का डायमेंशन डिवाइड बाई E का डायमेंशन, या फिर CD का डायमेंशन डिवाइड बाई F का डायमेंशन। अब बोलोगे खाली F क्यों लिखा हुआ, तो दोनों था, हाँ था। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं तब था ना, लेकिन मैं तो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहा हूं। जो डायमेंशन E का लिखा जाएगा वही F का लिखा जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डायमेंशन थोड़ी लिखा जाता है कभी। जैसे मान लो ये इसका डायमेंशन L हो गया, इसका भी L हो गया, तो 2L लिखते हो क्या, नहीं, L ही तो लिखते हो। तो चाहे आप इसको बोलो प्रेशर का डायमेंशन AB के बराबर होगा, ठीक है, या फिर AB का डायमेंशन बोलो इसके बराबर होगा, इसी को बोल सकते हैं प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। या फिर आप बोलो, इस चीज को ध्यान से देखना, CD का डायमेंशन डिवाइड बाई E बोलो, चाहे CD का डायमेंशन डिवाइड बाई F बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सेम ही डायमेंशन होते हैं किसका, जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस में E प्लस F को, E प्लस F का डायमेंशन यहाँ E लिख दो या फिर F लिख दो, चलेगा। क्लियर है। अब आप इससे करेक्ट अल्टरनेटिव बता सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो टेंशन मत लो, कमेंट कर दो, लिंक में जाके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ कहीं भी आपको लगे वहाँ पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लॉग के टर्म में फंक्शन दिया है और पूछा कुछ और है, मतलब ए करेक्ट रिलेशन बताना है। मैं वो नहीं फाइंड कर रहा, मैं सबकी डायमेंशन निकाले दे रहा हूँ। किसकी? ए की, बी की और सी की। ठीक है, बाकी आप करेक्ट रिलेशन खुद ही पता कर लेना। ठीक है, इसी बहाने एक छोटा सा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा। सिखाता हूँ जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैं, यहाँ एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है, टी टाइम है, क्वेश्चन में आपके डिस्प्ले हो ही रहा है। पहली बात जान लो, लॉग के अंदर जो ये टर्म लिखा जाता है ये डायमेंशन लेस होता है हमेशा। क्या होता है? डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बी एक्स का डायमेंशन सी टी के बराबर है, पहली बात तो, और ये दोनों मिला के ही डायमेंशन लेस है। क्यों? लॉग के अंदर का जो टर्म होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसको जान लो आज। ठीक है, लॉग के अंदर ये टर्म होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, पूरा का पूरा लॉग फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन 0 होगा। सो जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन किसका आएगा? a का आएगा। ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? अब अगर मैं बोलूं b का डायमेंशन क्या होगा, सो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस है तो l का उधर चला जाए l-1। देखो कैलकुलेशन करके, इसको m0 l0 t0 बराबर करो तो इसको इधर भेजोगे तो l-1 t0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा b का डायमेंशन। c का डायमेंशन, c का डायमेंशन आएगा m0 l0 t-1। y का डायमेंशन लेंथ है तो a का डायमेंशन लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो आप फाइंड कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है, वो तुम फाइंड कर लोगे। इसी बहाने तुम्हारा एक प्रैक्टिस में आ जाएगा। मेन कंसेप्ट क्या था? लॉग वाले टर्म डायमेंशन लेस होते हैं। ये अंदर का जो वैल्यू होता है वो डायमेंशन लेस होता है, पूरा लॉग डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे लॉग वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको भी इंक्लूड किया क्योंकि 11th के बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है।
ठीक है। तो क्या डाउट होता है कि सर ये ई क्या होता है? अभी इतना समझो, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई के ऊपर कोई पावर लगी हो, कोई भी पावर लगी हो, कितना भी मिला के लोग हों, ये खुद डायमेंशन लेस होता है और ई पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात अगर आपको पता होगी तो कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। वैसे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके, उसमें क्या बोला है कि वी नॉट की और बीटा, ये दो क्वांटिटी हैं, इनकी डायमेंशंस बताओ। एक्स क्या है यहाँ पर? पोजीशन है। टी क्या है यहाँ पे? टाइम है, ठीक है। सो बी नॉट और बीटा की डायमेंशन मुझे बतानी है, तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो मैंने देखा ई की पावर कौन है यहाँ? बीटा टी। और मैंने अभी आपको बताया क्या, जो ई की पावर होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। सो इसका मतलब बीटा का डायमेंशन आ गया। देखो चुटकियों में क्वेश्चन हो गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें देखा जाए तो, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियसली ये भी डायमेंशन लेस ही होगा, जो भी होगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x का जो डायमेंशन होगा वही हमारा डायमेंशन हो जाएगा v नॉट बाई बीटा का हो जाएगा। बीटा का डायमेंशन तुमने निकाल ही रखा, तो x ये v नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। सो v नॉट का डायमेंशन लिखेंगे क्या हो जाएगा? x का डायमेंशन जो कि x पोजीशन था l हो जाएगा और बीटा का डायमेंशन t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? v नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा m0 l t माइनस 1, ठीक है। और तुम्हारा बीटा का डायमेंशन क्या है? m0 l0 t माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपका देखो, बीटा भी आ गया और b नॉट भी आ गया। कुछ है नहीं इनमें, छोटी छोटी बातें आपको पता हो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो 11th के बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे 12th में पहुंच गए हैं, जो थोड़ा आगे तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब बातें पता रहती है। जिनको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें साइन का फंक्शन है। बोला गया ABC का डायमेंशन बताओ। मेन तो यही ना, ABC का डायमेंशन बताओ। फिर से जैसा लॉग का था, जैसा एक्सपोनेंशियल का था, वैसे यहां भी है। क्या ये साइन में लिखा हुआ है, ये पूरा एंगल साइन में लिखा है, तो पूरा डायमेंशनलेस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस होती हैं। मतलब जो y का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का हो जाएगा। देखो एक ही जैसे क्वेश्चन है, लॉग वाले एक्सपोनेंशियल वाले दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसके जैसे बोले तो, या बोल दो ये उनके जैसा है। क्या इसमें ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों? साइन की वैल्यू क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी लेंथ, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, इसलिए डायमेंशनलेस। तो ये पूरा क्वांटिटी डायमेंशनलेस। तो y का डायमेंशन a के बराबर आ गया। साइन के साथ अंदर कौन लिखा होता है? साइन के साथ अंदर एंगल लिखा होता है। एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, वो खुद भी डायमेंशनलेस। इसका मतलब बीटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? अभी बताया था ना, जैसे वहां लॉग में बताया था, डायमेंशनलेस। सीटी मतलब CX, यहाँ CX क्या हो जाएगा? ये भी डायमेंशनलेस। M0 L0 T0, ठीक है। सो यहां पे अगर हम लिखें A का डायमेंशन क्या आ जाएगा? M0 L T0, ये आ गया। B का डायमेंशन निकालें तो B का डायमेंशन क्या आ जाएगा? M0 L0 T का -1। C का डायमेंशन निकालें, M0 L-1 T0। कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में, बिल्कुल चिरकुट टाइप के क्वेश्चन है। बेसिक बात पता हो, उसको यूज करना आता हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस, बराबर कर दो, है ना। ये पता करना कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब जैसे इन्होंने पूछा क्या AB² क्या होगा? तो A का डायमेंशन क्या है तुम्हारा? L, B का T, C का L-1। वैल्यू भरो यहां पे, इसकी वैल्यू भरो L, B² मतलब T-2, C का क्या है यहां पे? L-1। जब इसको ऐसे लिखोगे तो जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? L2 T-2। ये क्या होता है? LT-1 का स्क्वायर, मतलब ये स्पीड का स्क्वायर है। सिंपल है कि नहीं? तो आपको ये बीच बीच में अगर खेलना आता है कंसेप्ट से, तो आप ये बाकी चीजें बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो अभी तक हमने डायमेंशन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए। अब हम बात करते हैं एरर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एरर्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम हैंडल करते हैं, ठीक है। यहां पे एक रिलेशन दे रखा है कुछ ऐसा, हमें इससे मतलब भी नहीं क्या लिखा है ये,
ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन मुझे मतलब वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोला है कि इसमें मास में एरर दे रखा है, लेंथ में एरर दे रखा है, डी में एरर दे रखा है, वाई में एरर बताओ। तो आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कुछ कुछ एक्सप्रेशन अगर पावर्स में दिखे हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करके लिखते थे ना। और जब भी कभी आपको चेंज बोला जाए या एरर बोली जाए या मैक्सिमम एरर बोली जाए तो सभी को जोड़ देते हैं। और एक्सप्रेशन में जिस क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन ना हो समझ जाना उसमें कोई एरर नहीं है, जो वैल्यू एग्जैक्टली मेजर की जाए समझ जाना उसमें एरर नहीं है। ये सारी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला अभी हम यूज करने जाएंगे कि सारी फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, वो केवल 5 to 6% के लिए लगेगा। तो जो क्वांटिटीज दे रखी वो देखो 5 to 6% के अंदर ही है। तो अब मैं अगर यहां पे एरर लिखूं तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 लिखूंगा इज इक्वल टू एम, मास में एरर डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ठीक है। जी में कोई एरर नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली मेजर्ड वैल्यू है, कुछ बोला ही नहीं गया इसके बारे में तो कोई एरर नहीं होगा। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, आप बताया था पावर बाहर आ जाती है, पावर कोफिशिएंट में आ जाती है और सबको ऐड करते जाना। डिनोमिनेटर वाला है उसको भी ऐड ही करेंगे। क्यों ऐड करेंगे बताया है ना, जब कभी भी क्वेश्चन में चेंज के बारे में बात करें, एरर के बारे में बात करें, मैक्सिमम चेंज के बारे में बात करें, मैक्सिमम एरर के बारे में बात करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का लैंग्वेज यूज ना हो तो कुछ नहीं, आंख बंद करके आप जोड़ दो, पावर्स को कोफिशिएंट बना लो और जोड़ दो। पाई एग्जैक्टली मेजर्ड होता है इसलिए इसमें कोई एरर नहीं होगा। जी एग्जैक्टली मेजर्ड है, कुछ बोला नहीं गया तो कोई एरर नहीं होगा। ये बात समझने वाली, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। समझ में आई क्या होगा, नहीं आया समझ में, दोबारा इस वीडियो को पीछे करके सुन लो, ठीक है। क्या मास में एरर 0.8, लेंथ में पावर आगे कोफिशिएंट बनता है 0.4, इसमें डी में 0.5। देखो चाहे डिनोमिनेटर में हो तब भी जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे तुम जानते हो, ठीक है, 0.5 का डबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.8 1.6 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2.6%, तो एरर आ जाएगा 2.6%। ये फॉर्मूला क्यों वैलिड था, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो 5 to 6% से कम है, ठीक है। और यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड यूज नहीं किया गया इसलिए हम सभी को जोड़ रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखना। यहां जो क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें क्या बोला गया है, मास ऑफ द बॉल दिया है, रेडियस ऑफ द बॉल दिया है, बोला है डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा, ठीक है, ये बताना है। अगर क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होता तब भी बात वही होता, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज कितना हो सकता है वो भी यही बात होती, ठीक है। तो कभी ऐसी लैंग्वेज आए तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, सेम ही बात है, ठीक है। तो पहली बात तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। हमें यहाँ पे रेडियस और मास दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर इंटू 100, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इंटू 100। तो क्या बन गया परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। ये डेल्टा m क्या है, ये डेल्टा r क्या है, ये वाला डेल्टा r ये है, r ये है, m ये है। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू भरो और थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। तो 0.1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ठीक है, 3 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। सो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 क्या आएगा, ये आ जाएगा 4%। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और बता दें आपको, ये कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं जहां ये पूछा ना गया हो, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके लिए होमवर्क टाइप का क्वेश्चन, डेल्टा रो की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या आएंगी, ये आंसर कमेंट करो आप। जो बच्चा ये आंसर निकाल के कमेंट करेगा समझ जाएंगे हम कि उसने वीडियो देखी है और उसको समझ में भी आई है चीजें। सो डेल्टा रो और रो निकालो, क्या होगा ये बताओ, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ये क्यूब की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ मतलब 4 ± 0.1 मीटर। बोला क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। जो इससे पहले भी आपको मैंने होमवर्क दिया था, जिनको लग रहा है कैसे करें क्या करें, वो यहां से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, एल क्यूब, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम लिखा जाएगा क्या, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। पता है सबको,
ठीक है, क्योंकि ये 5% से कम है तो ये बात लगा सकते हैं। एल क्यूब लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एल है मेरा ये, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 64। एल क्यूब लिखेंगे क्या आ जाएगा 64। अब यहां पे डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी डिवाइड बाई 64 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल 0.1 डिवाइड बाई एल कितना है 4.0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा वी आएगा, तो डेल्टा वी आएगा कितना 64 इंटू 3/4, ठीक है ये। सो डेल्टा वी की जो वैल्यू लिखी जाएगी, फिर से देख लो, डेल्टा वी क्या लिखा जाए 3 इंटू 64 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा आपका कितना, ये यहाँ पे 0.3 था, ये 0.3 था, तो यह जाएगा 4.8, ठीक है। तो जो आपका आंसर लिखा जाएगा वॉल्यूम का क्या लिखा जाएगा 64 प्लस माइनस 4.8। कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू भरो, बस एक्सप्रेशन पता है तो वैल्यू भरो। डेल्टा वी निकालना था ना, वी तुमने निकाल ही रखा था ना, डेल्टा एल पता था ना, एल पता था ना, रखो सॉल्व करो, आंसर आया। कुछ भी नहीं है, वैल्यू भरना है बस, ठीक है। अब जो मैंने होमवर्क दिया ना अभी आपको, उसको आप कर सकते हो, है ना। अभी देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 13.5 को मेजर कर रहे थे, बोले थे कौन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। तो पढ़ाते समय मैंने बताया था प्रिसाइज कौन होता है, जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होती हैं। क्या होता है, जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होती हैं। मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज। तो प्रिसाइज ही अगर पूछ रहे हैं तो जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, जैसे दूसरा वाला ऑप्शन है, तो वही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज। इसको हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों एक्यूरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा 13.5 है उससे बहुत दूर वैल्यू है, लेकिन प्रिसाइज होगा। ये रीडिंग प्रिसाइज होंगी, अगर इसको बार बार रिपीट करते तो प्रिसाइज होगा। तो मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट की बात करते तो जिसमें कम परसेंटेज एरर होता वो एक्यूरेट होता। तो प्रिसीजन के लिए लीस्ट नंबर ऑफ मतलब मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट होता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ये 25.00 में परसेंटेज एरर कितना होगा। ये मान लो ऐसे लिखा है, इसमें परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज एरर इस रीडिंग में क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होगा। तो आप लोग इसमें लीस्ट काउंट तो दिया नहीं है, मतलब फ्रैक्शन, ये जो एरर वाली क्वांटिटी ये तो दिया नहीं है, तो जो लीस्ट काउंट होगा वही एरर, मतलब वही डेल्टा एल होगा, वही एरर होने के चांसेस हैं। तो लीस्ट काउंट कहाँ दिया है। जब भी कभी इस तरह की रीडिंग हो, लीस्ट काउंट निकालना हो, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ जीरो करते चले जाओ, लास्ट वाले को 1 कर दो। ये लीस्ट काउंट, ये है लीस्ट काउंट, यही है हमारा डेल्टा एल। सो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 0.01। सिंपल। कोई भी रीडिंग दी हो तो लास्ट वाले नंबर को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, वही लिस्ट काउंट जाता है, वही एरर की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल की जगह क्या लिखेंगे 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 4, तो 0.04 ये एरर हो जाएगी परसेंटेज। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट होता है। 2500 अगर दिया, बोला इसमें परसेंटेज एरर बताओ, नहीं बता पाएंगे। या ऐसी में कई सारी रीडिंग दूँ, अगर मैं लिखूँ 2500 25.0, मतलब ये 2500 दे दें, ऐसे ये मीटर दे दें, 25.00 दे दें मीटर, 25.0 मीटर दे दें, 25.000 मीटर दे दें। इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, इसका आंसर कमेंट करना। इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, 2500 मीटर, 25.00 मीटर, 25.0 मीटर, 25.000 मीटर, इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना आप, इसका आंसर कमेंट करना, हम वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करो, और जिसका आंसर सही होगा पक्का इनाम मिलेगा। आंसर सही आया नहीं, इनाम मिला नहीं, ठीक है, वेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नीट में अगर आ गया ना तो ये क्वेश्चन रैंक बढ़ाने के लिए आएगा, रैंक को राइज कराने के लिए आएगा।
कैसे? इसमें बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, इसमें सारा बेसिक्स यहाँ पे अभी आपका डिस्कस हो जाएगा। अगर आपके भी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है उसको ध्यान से अगर आप देखो तो क्या नजर आएगा कि वोल्टेज वाली एक्सिस और करंट वाली एक्सिस कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। वो जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, अगर आप वोल्टेज एक्सिस पे देखो वो कितना लिखा है, 0.1 वोल्ट का है कि नहीं, और जो करंट एक्सिस पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो कितना है, 0.1 एम्पियर का है। मतलब यही सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो सकता है करंट में या वोल्टेज में, अगर हम एक्यूरेट रीडिंग लेने जाएं तब। इसी को हम बोल सकते हैं करंट की लीस्ट काउंट, इसी को हम बोल सकते हैं वोल्टेज की लीस्ट काउंट। यही हमारा एरर के चांसेस हैं करंट और वोल्टेज मेजर करते समय। तो जब भी कभी ग्राफ दिया जाए तो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन चेक किया करो, स्मॉलेस्ट डिवीजन चेक किया करो, वो तुम्हें क्या देंगे, लीस्ट काउंट देंगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है वो सिंपल सी बात है, क्या पूछा है, रेजिस्टेंस को पूछा है कि रेजिस्टेंस लिखो। रेजिस्टेंस क्या होगा? तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है V/I। क्या होता है? V/I। तो इसका मतलब जब मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा तो उसकी एक मीन वैल्यू लिखूंगा और एक क्या लिखूंगा उसमें, फ्रैक्शनल एरर के हिसाब से निकालने के बाद मैं मीन एब्सोल्यूट एरर लिखूंगा। तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है वो होता है स्लोप। वोल्टेज और करंट ग्राफ हो तो उसका स्लोप होता है रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप होता है रेजिस्टेंस। तो यहां इसका स्लोप आएगा ये tan थीटा। तो उसके लिए मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए जिसकी लेंथ कितनी है, 0.3 से 0.4, 1.1। मुझे ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये कितनी है, 1.9। ये तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.1 वोल्टेज डिवाइड बाई 1.9। ये इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा 0.58। अब आपको निकालना है क्या, डेल्टा आर एम। तो क्या लोगे, अभी जो होमवर्क दिया था वैसे ही क्वेश्चन है, डेल्टा आर एम बाई आर एम इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा वी एम बाई वी एम प्लस डेल्टा आई एम बाई आई एम, है कि नहीं? ये सो तुम्हें पता है डेल्टा वी एम कितना है यहाँ पे, फ्लक्चुएशन 0.1। ये Vm क्या है, इसी को हम Vm बोलेंगे जिससे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो ये क्या हो जाएगा 1.1। ये Im 1.9, क्योंकि किसी इंस्टेंट की वैल्यू नहीं है, स्लोप में लिखा है तो मुझे चेंज की वैल्यू चाहिए। देखा जाए तो मुझे यहाँ चेंज लिखना चाहिए, और ढंग से लिखे तो हम चेंज लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि आप इस डेल्टा Im वाले में कंफ्यूज आते हैं, इसलिए नहीं लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0.1। ये हो जाएगा डेल्टा आर एम बाई आर एम। सो आर एम की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा आर एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.58 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यूज, कौन सी, ये 0.1 डिवाइड बाई 1.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.9। इसको जब सॉल्व करोगे ना डेल्टा आर एम तो ये आएगा 0.08 आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा आर एम। तो अगर आप रेजिस्टेंस लिखने जाओगे ना तो रेजिस्टेंस क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये लिखोगे 0.58 प्लस माइनस 0.08, ये वैल्यू लिखोगे आप रेजिस्टेंस की, ठीक है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, स्लोप निकालना था। तो ये जो v मैंने लिखा था वो जानबूझ के लिखा था, v को कंफ्यूज ना करो आप। तो ये डेल्टा v ही हमारा v लिखा था हमने, डेल्टा i को ही हमने ये लिखा था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना है, जानबूझ के मैंने लिखा था, ठीक है। अब आर एम डेल्टा आर एम कैसे निकालेंगे, सीधा इसी के रेशियो से जो लिखा मैंने। डेल्टा आर एम कैसे निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका होमवर्क भी मैंने दिया, डेल्टा वी एम बाई वी एम प्लस डेल्टा आई एम बाई आई एम से। डेल्टा वी एम क्या हो जाएगा, ये जो फ्लक्चुएशन था, इसमें जो फ्लक्चुएशन था 0.1, डेल्टा आई एम क्या, जो इधर फ्लक्चुएशन था ये, ठीक है। और आई एम और वी एम की वैल्यू मैंने बताई है कितनी है, 1.1 और 1.9 रखो, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आने लायक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। पहले तो कुछ बुक्स में भी इसके सोल्यूशन गलत लिखे हुए थे, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको मतलब जब एरर छोटी हो तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बोला गया है क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी और उसमें क्या आएगा, एरर, ठीक है। सीरीज के लिए तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इसमें क्या आएगा, एरर, क्या आएगी, मीन वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। सीरीज के लिए आप खुद निकालना और कमेंट करना, हम आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल में ऐसा लिखा जाएगा। अब ऐसा लिखा है और मुझे निकालना है एरर की वैल्यू बताओ और एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मीन वैल्यू निकालने में कैसे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्यों, इसको निकाल लो ऐसे सॉल्व करके, ठीक है। R1 R2 क्या है, R1 है 3, R2 कितना है 5, R1 कितना है 3 और ये 5, 3 प्लस 5 तो हो जाएगा 15/8। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया, तो आर इक्विवेलेंट तो मैंने निकाल लिया, ये आर इक्विवेलेंट की मीन वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। अब एरर में बात करते हैं। एरर निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे 1/x है, उसका डिफरेंशिएशन जब लिखते हैं तो वो आता है -1/x², ठीक है, ऐसा टाइप का आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अब मैं इसको और ढंग से लिखूं, y इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको बोल सकते हैं dy इज इक्वल टू आएगा dx डिवाइड बाई x² माइनस का, ऐसा लिख सकते हैं। ये कहने का मेरा मतलब था, ऐसा था, ठीक है। जो 11th के बच्चे हो सकता है उनको थोड़ा दिक्कत लगे, लेकिन अभी जैसे मैं डिफरेंशिएशन, अगली वीडियो मेरी मैथमेटिकल टूल की है, ठीक है, वो समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r है तो क्या लिखा जाएगा, dr डिवाइड बाई r² माइनस का इज इक्वल टू dr1 डिवाइड बाई r1² माइनस का, ठीक है, dr2 डिवाइड बाई r2², किसका, माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस सब प्लस किए देता हूं मैं, फटाफट खत्म ही करो बवाल, ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। dr क्या है, यही निकालना है हमें। ये r क्या है, यही rm, इसी rm को मैंने r लिखा है यहाँ पे, ठीक है। dr1 ये, dr2 ये, r1 r2 पता है आपको, वैल्यू भरते हैं आओ। सो dr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r² मतलब rm², dr1 r1², dr2 r2²। अब हम यहाँ वैल्यू भरते हैं, dr r² 15/8 का स्क्वायर, dr1 0.3 3 का स्क्वायर, ठीक है, 0.1 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, जो dr की वैल्यू आएगी वही डेल्टा r है, वही एरर है, वो आएगा 0.13। सॉल्व करके देखो वही आएगा। सो अगर मुझसे कोई बोले इसका r की वैल्यू लिखो तो r की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहाँ पे, अब मुझसे कोई पूछे r की वैल्यू लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, 15/8 प्लस माइनस 0.13। ये वैल्यू आ जाएगी। मेन क्या था, इसको इस फॉर्म में लिखना। कैसे लिखा, अगर y इज इक्वल टू 1/x होगा तो इसको dy इज इक्वल टू dx/x² लिख देंगे, माइनस टाइम्स का। ये क्यों होगा, डिफरेंशिएशन जिनको आता है उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आता टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अगली वीडियो मेरी मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन ही होने वाली है, देख लेना वहां पे आप। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, फिर वैल्यू भरो, आंसर निकालो, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो अभी आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसमें बोला गया वेलोसिटी में 30% इंक्रीज किया गया है, ठीक है। और आपको बताना है 30% चेंज होता तब भी वही बात होती, मैक्सिमम ही निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। ऑप्शन में 60 भी है, 69 भी है, बाकी भी ऑप्शन में है। तो सब बच्चे 60 हिट करके आते हैं, क्यों वो मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ गलती क्या हुई, क्यों हम इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। मास के बारे में कुछ बोला नहीं, सो डेल्टा के ई बाई के ई जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी लिखा जाएगा, इनटू 100 लिखा जाएगा, ठीक है। और बोलेंगे 30% वेलोसिटी चेंज हो गया तो आंसर मेरा 60% आ जाना चाहिए, और बढ़िया इसको अच्छे से करके भी आएंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बोलेंगे बहुत सही है। गलत हो गया आपका। क्यों, जब हम पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बोला था कि जब कभी भी हम एरर की बात करते हैं तो ये जो
पावर कोफिशिएंट बनता है वो केवल तभी वैलिड होता है जब कभी भी बहुत छोटा एरर हो, अप टू 5 to 6% हो। जबकि यहाँ वेलोसिटी में जो एरर दे रखी है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो दे रखा है वो 30% दे रखा है। वो 30% क्या है, 5 to 6% से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे ये बात वैलिड नहीं होगी। तो कैसे करेंगे इसको, आप नॉर्मली करो जैसे आप प्रॉपर क्वेश्चन करते थे पहले 8, 9, 10th में परसेंटेज वाले। क्या वेलोसिटी में 30% का चेंज हुआ, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 0.3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का चेंज आ गया। तो नई वाली वेलोसिटी क्या आएगी, v प्लस ये दिया जाएगा 1.3 टाइम्स ऑफ v। तो नई वाली वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो मतलब हाफ m v डैश की वैल्यू 1.3 v का स्क्वायर दिया जाएगा 1.69 हाफ m v स्क्वायर। तो देखो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी हो गई, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 1.69 टाइम्स हो गया। ठीक है, पहले वाली 1.69 मतलब क्या होता है, 69% का चेंज। कैसे, डेल्टा के ई निकालो तो क्या आएगा, के ई डैश माइनस के ई। तो ये डेल्टा के ई क्या हो जाएगा हमारा 0.69 टाइम्स ऑफ के ई, मतलब डेल्टा के ई बाई के ई जो आएगा वो आएगा 0.69। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा 69। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतना क्यों सॉल्व कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया था पहले ही। कैसे, जब आपने 1.69 लिखा था तभी कैसे आया था, उनको बोलते हैं सर जी जो ये ऐड होता है ना, ठीक है, ये 1.69 है तो इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस 0.69 टाइम्स ऑफ के। तो जो 0.69 है मतलब वो परसेंटेज हो गया। अगर मैं लिखता इसको ध्यान से सुनो, ये लिखा है 1 प्लस 0.69 लिखेंगे तभी तो बनेगा 1.69। अच्छा अगर ये 2 लिखा होता तो क्या लिखते, 1 प्लस 1 लिखते। तो 0.69 मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आया परसेंटेज चेंज, 69। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100%, मतलब अगर ये लिखा जाता के ई डैश इज इक्वल टू 2ke, मतलब 100% का चेंज, मतलब डबल हो गया ना। फिर से देखो, अगर मैं लिखूं कोई नंबर ऐसे लिखा है 1.41, अगर मैं लिखता हूं इसको लिखता हूं 1.41 टाइम्स ऑफ के, तो इसका मतलब क्या लिखा है इसको 1 प्लस 0.41। तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 41% का चेंज आया, ये कहने का मतलब है मेरे। तो अगर मैं इसको लिख देता 3 टाइम्स ऑफ के, तो अगर लिखता 3 टाइम्स ऑफ के तो इसको क्या लिखते, 1 प्लस 2 लिखते ना, 1 प्लस के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो 2 इंटू 100 मतलब 200% का चेंज आया। 4 लिखा होता तो 300% का चेंज, 5 लिखा होता तो 400% का चेंज। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा जो हम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कितना था 30% चेंज है, तो 1 प्लस 0.3 मतलब 30% का चेंज। ठीक है, ये नीट के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझते हो। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए ये आज आपके एरर्स के क्वेश्चन, डायमेंशंस के क्वेश्चन, ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती थी इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत फिर भी रह जाती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाओ, देखो, पूछो, समझो। ठीक है।